गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके सेकंड पेपर में 2 पार्ट थे। पहला था प्लांटेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा पार्ट है ट्री इम्प्रूवमेंट का। प्लांटेशन टेक्नोलॉजी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे ट्री इम्प्रूवमेंट वाले पार्ट में। ट्री इम्प्रूवमेंट की जब बात आती है तो उससे पहले और भी कुछ टर्म हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। 3 टर्म है: फॉरेस्ट ट्री ब्रीडिंग, फॉरेस्ट जेनेटिक्स और फॉरेस्ट ट्री इम्प्रूवमेंट। फॉरेस्ट जेनेटिक्स केवल ट्री की जेनेटिक लेवल पर स्टडी तक ही सीमित रहती है, जैसे किसी ट्री के क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, या फिर ट्री के जीन्स के बारे में स्टडी, जैसे उनमें कितना वेरिएशन आ रहा है हर अगली जनरेशन के अंदर, क्योंकि जीन्स के द्वारा कैरेक्टर्स डिटरमाइन होते हैं। इसे हम ट्री की जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। दूसरा टर्म है फॉरेस्ट ट्री ब्रीडिंग, जिसमें ट्री की किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या एक डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमको ट्री की एक ऐसी वैरायटी डेवलप करनी है जिसमें इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट हो, या जिसमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा न आता हो। अगर किसी जगह पे पानी की बहुत कमी है या सॉइल में मॉइस्चर कम है, तो उस एरिया के लिए हमको ड्रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करनी है। ये सब ट्री ब्रीडिंग के अंदर आता है। तीसरा और मेन टर्म है फॉरेस्ट ट्री इम्प्रूवमेंट। इसमें हमारा पूरा फोकस रहता है कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट या वुड की ओवरऑल यील्ड और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए सिल्वीकल्चर और ट्री ब्रीडिंग दोनों का नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर और एप्लीकेशन ऑफ ट्री ब्रीडिंग दोनों के कॉम्बिनेशन से ओवरऑल ट्री यील्ड को इम्प्रूव या इंक्रीज किया जा सकता है। ट्री इम्प्रूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पर यूनिट टाइम और पर यूनिट स्पेस में मैक्सिमम गेन अचीव किया जा सके, जो कि अच्छे जीनोटाइप को सिलेक्ट करके और उनमें डेवलपमेंट करके किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। Hybrids are defined as an offspring of genetically different parents. Hybrids सेकेंड जनरेशन में डेवलप हुए ऐसे ऑफस्प्रिंग हैं जिनके पेरेंट्स अलग-अलग कैरेक्टर वाले होते हैं। हाइब्रिड्स को किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए डेवलप किया जाता है, जिसमें ट्री की ग्रोथ, फॉर्म, वुड की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके, या उनमें इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज से लड़ने की क्षमता विकसित हो सके और ट्री को कम से कम नुकसान हो। इन स्टडीज में सबसे पहला काम होता है कि डिजायर्ड कैरेक्टर वाले पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं होता कि हाइब्रिड्स में पेरेंट्स के केवल बेस्ट कैरेक्टर ही शो होंगे, बल्कि कभी तो सबसे खराब कैरेक्टर भी हाइब्रिड्स में देखने को मिल सकते हैं। वैसे जनरली इनमें पेरेंट्स के मिले जुले इंटरमीडिएट कैरेक्टर आते हैं, लेकिन कभी केवल एक पेरेंट्स के अच्छे डिजायर्ड कैरेक्टर भी शो हो सकते हैं। अगर किसी हाइब्रिड में अपने पेरेंट्स से सुपीरियर कैरेक्टर, जैसे कि अच्छे ग्रोथ, फॉर्म, डिजीज रेसिस्टेंट दिखाई देते हैं, तो उसे हेटेरोसिस कहा जाता है। हाइब्रिड्स नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे यूकलिप्टस और पॉपुलर में हमको देखने को मिलते हैं, या फिर कंट्रोल्ड क्रॉस करवा के भी बनाए जा सकते हैं। कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे पहले डिजायर्ड कैरेक्टर वाले पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनके बीच क्रॉस करवाया जाता है, जिससे ऑफस्प्रिंग में दोनों पेरेंट्स के कंबाइंड कैरेक्टर मिल सके। ऐसी ट्री स्पीसीज जिनमें मेल्स और फीमेल अलग-अलग होते हैं, उनमें कंट्रोल्ड पॉलिनेशन इजीली किया जा सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिनमें कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उनको रोकने के लिए कभी-कभी इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है पॉलीप्लॉइडी। किसी ट्री के पास जितने नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उन्हें प्लॉइडी कहा जाता है, क्योंकि हर पेरेंट से 1n या फिर क्रोमोसोम का एक सेट कंट्रीब्यूट होता है और 2 पेरेंट से टोटल 2n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कलेक्ट हो पाते हैं। इसलिए ट्री डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन कभी-कभी किसी ट्री में नॉर्मल सेट्स से ज़्यादा भी क्रोमोसोम देखने को मिल सकते हैं। इनको ही पॉलीप्लॉइड कहते हैं।
ऐसे ट्री जिनके अंदर पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है वो या तो डिफॉर्मिटी वाले ट्री हो सकते हैं, डिफॉर्मिटी क्राउन रूट्स वाले ट्री हो सकते हैं, या फिर उनकी जो कैरेक्टर होगा, उनका जो फॉर्म होगा वो बहुत अच्छा सुपीरियर देखने को मिल सकता है देन द नॉर्मल ट्री स्पीसीज। अगर सुपीरियर क्वालिटी का वो ट्री है तो फिर उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उसका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, जो कि ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये तो हमको पता ही है कि जो ट्री का रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का हो सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर भी प्लांट वेजिटेटिवली स्टेम, रूट्स या फिर लीव्स के द्वारा रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सुपीरियर ट्री बनाने के लिए काफ़ी यूज होता है। इसके अलावा क्लोनल बैंक में जीनोटाइप के प्रिजर्वेशन और क्लोनल सीड और चार्ट के इस्टेब्लिशमेंट में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्निक यूज में लाई जाती है। क्योंकि ये एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से रिजेनरेट किए जाते हैं, इसलिए ये डोनर या फिर मदर प्लांट से जेनेटिकली यूनिफॉर्म और सिमिलर होते हैं। प्लांट्स की ऐसी पॉपुलेशन जिनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है उनको क्लोन कहते हैं। फॉरेस्ट ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में केवल जेनेटिकली सुपीरियर ट्री जिनमें डिजायर्ड कैरेक्टर हों, जैसे कि डिजीज या फिर पेस्ट से रेसिस्टेंट, स्ट्रेस टॉलरेंस, गुड बायोमास प्रोडक्शन पोटेंशियल या फिर टॉल एंड स्ट्रेट बोल, ऐसे ट्री को ही वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रिफर किया जाता है ताकि इनसे सुपीरियर क्वालिटी की ट्री पॉपुलेशन तैयार की जा सके। The donor plants from which the plants are propagated vegetatively, उन ट्री को या उन प्लांट्स को ऑर्टेट कहा जाता है जिनसे कि हम जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट लेते हैं, और जो उनका सेकंड जनरेशन में प्लांट तैयार होता है उसको हम रेमेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें हम बात करेंगे कि किन किन मेथड्स के द्वारा ट्रीज में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जा सकता है। ट्री इम्प्रूवमेंट में मेनली 4 टाइप से प्रोपोगेशन किया जाता है। पहला है प्रोपोगेशन बाय कटिंग्स, सेकंड है प्रोपोगेशन बाय लेयरिंग, थर्ड है प्रोपोगेशन बाय ग्राफ्टिंग और फोर्थ है प्रोपोगेशन बाय बडिंग। इसके अलावा प्लांट्स में कुछ स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सकर्स है, राइजोम है, ऑफसेट है, उनके द्वारा भी बैम्बू वगैरह में प्रोपोगेशन किया जाता है। इसके अलावा प्लांट टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन जिसको कहते हैं, लैब कंडीशंस में हमारे प्लांट का सैंपल लेके उसको तैयार किए जाते हैं छोटे छोटे प्लांट्स। एक एक करके बात करते हैं। प्रोपोगेशन बाई सबसे पहले है प्रोपोगेशन बाई कटिंग्स। कटिंग्स में 3 टाइप का हमको प्रोपोगेशन देखने को मिलता है। पहला है स्टेम कटिंग, दूसरा है रूट कटिंग, तीसरा है लीफ कटिंग। ट्री के स्टेम, रूट्स या लीफ का एक सेगमेंट लेके प्लांट का मल्टीप्लिकेशन करवाया जा सकता है। इसमें भी स्टेम कटिंग सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड और इजी मेथड है। स्टेम कटिंग में ट्री के ब्रांचेज का एक हिस्सा अलग करके उसे सॉइल में डाल दिया जाता है, जिसमें रूटिंग सिस्टम डेवलप हो सके और पूरा ट्री तैयार हो सके। अलग अलग स्पीसीज में कटिंग्स का साइज डिफरेंट हो सकता है, कुछ में ये फ्यू सेंटीमीटर से लेके 2 मीटर तक का हो सकता है। इसमें ज़रूरी है कि जो भी कटिंग हम ट्री से ले रहे हैं उस कटिंग्स में बड्स होने चाहिए और 2 नोड रीजन होने चाहिए जहाँ से बड डेवलप हो सकें। अगर कटिंग्स में लीफ भी प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे लीफी कटिंग। अगर उसमें लीफ absent है तो उसको बोलेंगे हम लीफलेस कटिंग। ये हम डिस्कस कर रहे थे कि कटिंग्स में नोड रीजन होनी चाहिए क्योंकि वहीं से शूट्स और रूट्स डेवलप होती हैं। ये पिक्चर में बैम्बू के कम्स में नोड इंटरनोड रीजन शो कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे पोर्शन है ये नोड रीजन है और इन 2 नोड्स के बीच वाला रीजन उसको बोलते हैं इंटरनोड रीजन। जो भी हम कटिंग लेंगे, मान लीजिए बैम्बू की अगर हम कटिंग ले रहे हैं तो इसमें कम से कम 2 नोड रीजन हमारे रहने चाहिए, क्योंकि वहीं से फिर हमारा जो नया प्लांट है वो डेवलप करता है और उसका जो रूटिंग सिस्टम है
वो भी तैयार होता है। स्टेम की तरह ही रूट सेगमेंट से एक पूरा प्लांट तैयार किया जा सकता है। जनरली रूट की कटिंग्स एक्टिव ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही कलेक्ट कर ली जाती हैं। मतलब एक्टिव जो सीजन होता है फरवरी मार्च से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले पहले इन रूट्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि इस समय जो रूट्स होती हैं उनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है, जो बाद में रीजनरेशन या रूट शूट डेवलपमेंट में यूटिलाइज हो जाता है। ऐसी स्पीसीज जिनमें रूट कटिंग की जा सकती है वो हैं सेंटेलम अल्बम, चंदन का पेड़ होता है, गलबड़िया सीसू, शीशम का। इसके अलावा पॉपुलस अल्पा है, अजेडिरिक्टा इंडिका है। इन सब स्पीसीज में रूट कटिंग्स के द्वारा प्रोपोगेशन किया जा सकता है। रूट कटिंग्स में एक दो बातें ध्यान रखने वाली होती हैं कि जिस भी प्लांट से कटिंग कलेक्ट करेंगे उसकी मेन टैप रूट न काट के साइड वाली लेटरल रूट्स की कटिंग लेनी चाहिए, जिससे कि उस प्लांट्स को ज़्यादा डैमेज ना हो। दूसरा, जब हम इसको सॉइल में प्लेस करेंगे तो जो भी एंड मेन स्टेम की साइड है उसे फेस अप करके रखेंगे। जैसे डायग्राम में सेकंड वाला डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कि यहाँ से काट के इस साइड से इस वाले साइड को ऊपर की साइड रखा गया है, क्योंकि यहाँ से जो शूट पोर्शन है वो डेवलप हो जाएगा और नीचे वाला जो पोर्शन है वो रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा नए प्लांट की। इसके बाद थर्ड कटिंग मेथड है लीफ कटिंग मेथड। इसमें जो लीफ है उसकी कटिंग लेके उसको सॉइल के अंदर प्लेस कर लिया जाता है। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो लीफ है उसके साथ इसका पिटियोल भी इंटैक्ट रहना चाहिए, ताकि इससे जो रूटिंग सिस्टम है वो डेवलप हो सके। हालांकि ये जो लीफ कटिंग है बहुत ज़्यादा यूज में नहीं लाई जाती है और इसकी लिमिटेड यूज फॉरेस्ट्री के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोपोगेशन मेथड है लेयरिंग। ये जनरली दो टाइप की होती है, एयर लेयरिंग और ग्राउंड लेयरिंग। ये जो डायग्राम दिखाया है इसमें एयर लेयरिंग शो हो रही है। लेयरिंग में ट्री की ब्रांचेज या फिर स्टेम में से एडवेंटिटियस रूट्स को डेवलप करवा लिया जाता है। एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं ऐसी रूट्स विच अराइजेज अदर देन द रेडिकल। जो टैप रूट सिस्टम होता है सॉइल के अंदर वो मेनली हमारा रेडिकल से डेवलप होता है। इसके अलावा जो भी पार्ट से रूट इनिशिएट होती है, अगर स्टेम पोर्शन से हो रही है तो उनको जनरली एडवेंटिटियस रूट्स कहा जाता है। जब रूट्स डेवलप हो जाती हैं तब इसे मदर प्लांट से डिटैच करके सॉइल में प्लांट कर दिया जाता है। रूट्स डेवलप करवाने के लिए स्टेम में सबसे पहले तो कट मार के बार्क को रिमूव कर लिया जाता है और उस एरिया में मॉस या फिर सॉइल के द्वारा मॉइस्चर मेंटेन कराया जाता है। इसे पॉलिथीन से कवर करके एक रस्सी या फिर टेप से बांध दिया जाता है। जहाँ पे बार्क रिमूव की जाती है वहाँ पे प्लांट के फूड मटेरियल्स और हार्मोन्स, इसमें मेनली ऑक्सीजन, इस जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और उसी स्वेलिंग से रूट डेवलप बाद में होने लगती है। इन रूट्स को काट के या इस प्लांट को पूरा ही काट के सॉइल में प्लेस कर दिया जाता है। दूसरे टाइप की जो लेयरिंग है ये है ग्राउंड लेयरिंग। इसमें अगर ब्रांच बहुत लंबी है तो इस ब्रांच को कट लगा के सॉइल में दबा दिया जाता है और एक लकड़ी का पोल जो है वो सपोर्ट के लिए लगा दिया जाता है। जब रूटिंग सिस्टम वेल डेवलप्ड हो जाता है तो इसे फिर हटा लिया जाता है, क्योंकि ये जो नया प्लांट बन रहा है वो मदर प्लांट से अटैच्ड रहता है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स या फिर सॉइल का स्ट्रेस इस नए प्लांट्स में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं लेयरिंग के, जैसे कि इसमें काफ़ी लेबर इंटेंसिव वर्क रहता है और एक लार्ज नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इस मेथड से केवल कुछ ही प्लांट्स हमारे तैयार किए जाते हैं। अगर हमको मास प्रोपोगेशन करना है, बहुत सारे प्लांट्स एक संग चाहिए, तो उसके लिए फिर ये मेथड बहुत सूटेबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है प्रोपोगेशन की, वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग is the technique of joining two or more plant species in a manner that they start growing together and subsequently result in a complete plant। इसमें क्या करते हैं कि दो अलग-अलग प्लांट्स को ज्वाइन करवा लेते हैं। जो पहला प्लांट है उसका अगर हम शूट पोर्शन ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं सायन, और
दूसरा प्लांट जिसका केवल स्टॉक ले रहे हैं या रूट स्टॉक इसको हम बोलते हैं, तो एक दूसरा प्लांट हो जाता है। तो इन दोनों प्लांट्स को एक साथ हमने यूनियन कर दिया और फिर उसको किसी टेप से या कपड़े से बांध लिया जाता है। जिस प्लांट का हम शूट पोर्शन ले रहे हैं उसमें ज़रूरी है कि कुछ बड्स होने चाहिए ताकि उन बड्स से नया जो प्लांट है वो डेवलप हो सके। जो सायन वाला पोर्शन है वो शूट पोर्शन डेवलप करता है और जो रूट स्टॉक वाला पोर्शन है वो रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फॉरेस्ट्री के अंदर ग्राफ्टिंग का लिमिटेड यूज है। केवल ऐसी स्पीसीज जो कि कटिंग्स के द्वारा प्रोपोगेट नहीं हो पाती हैं उनको ग्राफ्टिंग के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है। ग्राफ्टिंग भी बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इसमें वर्क रहता है और इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मास मल्टीप्लिकेशन। हालांकि जब क्लोनल सीड और चार्ट हमको डेवलप करना होता है तो उस समय लोकल रूट स्टॉक के ऊपर सुपीरियर क्वालिटी के क्लोन्स लाके ग्राफ्ट कर दिए जाते हैं, तो उस टाइम पे ये मेथड यूज लाई जाती है। हॉर्टिकल्चरल ट्रीज में इसका काफ़ी यूज किया जाता है इस मेथड का। आप देख सकते हैं कि ये मैंगो ट्री में दूसरा साइन लाके इसके रूट स्टॉक में लगाया गया है, तो यहाँ से नए प्लांट जर्मिनेट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। फिर एक और लास्ट मेथड है बडिंग। ये टेक्निकली ग्राफ्टिंग की तरह ही सिमिलर है। इसमें किसी सुपीरियर प्लांट का बड लेके दूसरे प्लांट में अटैच करवा दिया जाता है। जब प्लांट एक्टिव ग्रोथ स्टेट में होता है तब बडिंग की जाती है क्योंकि उस समय बड और बार्क सूट से इजीली डिटैच्ड हो जाते हैं। बडिंग ग्राफ्टिंग से इजी और ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है। अगर साइन मटेरियल लिमिटेड क्वांटिटी में है तो उस समय भी एक साइन मटेरियल से बहुत सारे हम जो बड है वो ले सकते हैं। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि इसमें ए वाले फिगर में ये किसी दूसरे सुपीरियर प्लांट के बड लिए गए हैं और जो दूसरा प्लांट है जिसमें लगाना है उसमें भी एक कट मार दिया जाता है ताकि यहाँ पे ये जो बड है वो आसानी से प्लेस किया जा सके। इसके बाद जब इसको प्लेस कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर उसमें टेप से या किसी प्लास्टिक शीट से इसको बांध दिया जाता है। इनके अलावा जो ट्री हैं उनके कुछ स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं जैसे राइजोम है, ऑफसेट है या फिर सकर्स हैं। इनके द्वारा भी प्लांट का प्रोपोगेशन होता है। पहला वाला जो फिगर है उसमें राइजोम आप देख सकते हैं। राइजोम इज एन अंडरग्राउंड मॉडिफाइड हॉरिजेंटल ग्रोइंग स्टेम विथ नोड्स हैविंग स्केल लीव्स। बैम्बू में मोस्ट कॉमन है। इसमें जो ये स्टेम आप देख रहे हैं ये एक हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम है और इसमें से एक नया जो प्लांट है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ऑफसेट्स जो होते हैं वो बेसिकली जो हमारा मेन स्टेम होता है उसके बेस पोर्शन में से नए प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जनरली क्लस्टर में बहुत सारे छोटे छोटे निकल के आ जाते हैं और हर जो ऑफसेट है दे आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए मैच्योर ट्री। इसके अलावा ये सकर है जैसे बनाना ट्री में कॉमन होते हैं, तो इसमें जो अंडरग्राउंड पार्ट है मेन स्टेम उसमें से नए प्लांट्स या नए सूट्स आना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सकर्स। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।